हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं यहाँ पर वो सारे इंजीनियर जिन्होंने या तो गेट एग्जाम क्रैक किया है या तो जिन्होंने आईईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक किया है। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग आते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए कि ऐसे पूरे कंटेंट हम लोग रेगुलरली लाते रहते हैं जो आपको मदद करता है आपके प्रिपरेशन में। जैसे आज हमारे साथ बैठे हुए हैं आयुष दुबे सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो मेरा नाम आयुष दुबे है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी 12th तक की एजुकेशन मोस्टली भिलाई में हुई है। और फिर ग्रेजुएशन मैंने एनआईटी रायपुर में 2015 में पास किया। 2 साल मैंने उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब की है, सिंगरौली में, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद फिर 2017 में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में 10th रैंक आई थी। वहां से मैं इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया मैंने 2018 में। एंड देन आफ्टर मैंने 1 साल के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेके सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन किया है। अभी भी प्रिपरेशन जारी है, होपफुली देखिए। बहुत सही सर, बहुत सही। आपको उसके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतने अच्छे रैंक से क्रैक किया है। सबसे पहली बात, ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, सारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि सर ने पहली बात तो जो भी एग्जामिनेशन क्रैक किया सेल्फ प्रिपरेशन से किया है ना, तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि सर अभी भी रेगुलरली तैयारी कर रहे हैं, उस मोड में है उस तैयारी करने की, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकेंगे। पहली बात, हम लोगों का पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा कोल इंडिया की लाइफ के बारे में भी। दूसरा, हम लोगों का डिस्कशन रहेगा ईएस के प्रिपरेशन के लिए कि सर ने क्योंकि 10th रैंक यहाँ पर लेके आए हैं, सिविल इंजीनियरिंग से हैं। और फिर तीसरा रहेगा कि अभी का लाइफ कैसा है, मतलब आप जब पूरे ऑफिसर बन जाते हैं उसके बाद आपकी लाइफ कैसे हो जाती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर और मैं वीडियो को देखते रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप हमको बहुत ज्यादा ऐसा नॉलेज का खजाना लग रहे हैं, क्योंकि बात ऐसी ना कि आपने जॉब के साथ साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला, अभी आप फिर मेहनत कर रहे हैं सिविल्स के लिए, तो ये बहुत खुशी की बात लगती है। तो अगर एक बच्चा, ठीक है, वो खुद से तैयारी करना चाहता है ईएस के लिए, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। जैसे मैं हूं, मेरे को समझ लीजिए कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है ना, बस मैं इंजीनियरिंग करके निकला हूं। आप मेरे को ये बताइए कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं कॉलेज के साथ साथ भी और कॉलेज के बाद भी, बताइए सर। देखिए, सबसे पहली बात, जब हम कॉलेज में होते हैं और जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो कोई भी एग्जाम जब देखते हैं, चाहे वो गेट हो चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, हमको ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। उसको हमको ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। इसमें 3 पार्ट जो मुझे दिखते हैं वो आते हैं। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर्स, एक होते हैं सिलेबस, और तीसरा होता है प्रैक्टिस। तो हम सिलेबस देखते ही नहीं, हमको लगता है कि मेरे एक सीनियर ने ट्राई किया था, 3 साल 4 साल ट्राई किया, बट उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसा होगा। बट ये मेंटालिटी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो है, उसमें पोटेंशियल होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करने का। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत एवरेज स्टूडेंट्स है, एंड दे हैव क्रैक्ड एग्जाम्स दैट नोबडी कैन थिंक। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि मैं कर नहीं सकता। दूसरी बात ये कि जो जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करो। अगर आपको गेट एक प्रॉब्लम लगती है तो उसको ब्रेक डाउन करो। पहले उसका सिलेबस देखो, क्या क्या है, आप किस किस चीज में, जो कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है। जो एरिया आपका स्ट्रांग है उसको पहले ब्रश अप करना स्टार्ट करो, आपका इंटरेस्ट आएगा। फिर धीरे धीरे एरिया, वो एरिया जो हम कॉलेज में छोड़ देते हैं, क्योंकि हर कॉलेजेस में, चाहे वो एनआईटी हो चाहे आईआईटी हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, एक टेंडेंसी होती है कि कुछ सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट वाले होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो उसके बाद हमको वो सब्जेक्ट्स पकड़ने चाहिए जो कि हम स्किप कर देते हैं जनरली कॉलेजेस में। और बिलीव मी, इंजीनियरिंग में अगर आप कोई भी ब्रांच के हो, इंजीनियरिंग इज नॉट समथिंग लाइक कि बहुत टफ है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। चीजें एक के बाद एक डेवलप हुई हैं, सो इट्स जस्ट सिंपली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं
अगर थोड़ी रेगुलरिटी बना के रखते हैं अपनी स्टडीज में, तो नो डाउट ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर वो मैनेज हो जाएंगी। और जब मैनेज हो जाएंगी तो आप उन प्रॉब्लम्स को एक लिंक में जोड़ के बहुत अच्छे से एक प्लान बना सकते हैं, एक पाथवे आप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप उस पाथवे में चलेंगे तो श्योर शॉर्ट सक्सेस आपको मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वेरी गुड सर। और ये है कि ऐसा एक्सपीरियंस है ना जिसको आपने खुद खुद मतलब महसूस किया है और इस फेज से निकले हैं आप, क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम्पल है जो हमको ये बताते हैं कि नहीं यार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग की जरूरत पड़े। और ये तो मतलब ब्लफ करने वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ, सर ने जिस ईयर में इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक लाई है ना, उस ईयर में सिलेबस चेंज हो गया था। मतलब वो चेंज्ड सिलेबस के साथ सर ने एग्जाम भी क्रैक कर लिया और वो भी विदाउट कोचिंग। तो ये जानना है सर, ये कहाँ से ये तैयारी शुरू हुई थी आपकी? आपने कॉलेज में ही करना चालू कर दिया था कि उसके बाद करना चालू किया? ये हुआ कैसे था, इसके बारे में बताइए। मैं आपको ये बहुत अच्छी जर्नी आपको बताऊंगा अपनी। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत ज्यादा प्लान्ड नहीं रही हैं चीजें। मैंने जब कॉलेज में था तो ऐसा था कि बस एक अच्छी गुड पेइंग जॉब रहे, और उस टाइम पे बस ये दिखता था कि पब्लिक सेक्टर गुड पेइंग जॉब होती है जिसमें आप मतलब अपने लिए भी समय निकाल सकते हो और आपकी पे भी ठीक ठाक होती है। तो उस टाइम तो ये लगता था कि पब्लिक सेक्टर में कहीं भी प्लेसमेंट हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। और फॉर्चुनेटली उस टाइम हमारे कॉलेज में कोल इंडिया आई थी और मेरी कॉलेज में स्टैंडिंग भी अच्छी थी, रैंकिंग वगैरह अच्छी थी, तो आई गॉट थ्रू। बट जब मैं कोल इंडिया में ज्वाइन किया, स्टार्टिंग कुछ दिन तो ट्रेनिंग के थे, तो उस टाइम तो थिंग्स वर गुड। बट जैसे ही हमारी फील्ड पोस्टिंग हुई, दैट प्लेस वाज वेरी रिमोट इन सेंस, एंड तो जो वर्क प्रोफाइल थी वहां पे वो भी बहुत लिमिटेड थी। जो अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पूरी पोटेंशियल को मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यूज नहीं कर पा रहा था वहां पर। तो वहां पे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना कोई ऐसी जगह की तैयारी की जाए जहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का हर पार्ट, हर सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर सकूं और सब कुछ ओवरऑल एट ए ग्लांस मैं काम कर पाऊं, और जहाँ पे थोड़ी ऑटोनॉमी भी रहे। तो उस टाइम पे देखा मैंने, इंटरनेट वगैरह पे सर्च किया, पता चला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवे, सीपीडब्ल्यूडी, ये सब वैसी जॉब्स हैं, सिविल की कोर जॉब्स हैं। तो फिर उस टाइम पे कॉलेज सीनियर से पता किया। उस टाइम पे भी हमारे कॉलेज में बहुत सारे सीनियर्स ने एग्जाम क्रैक नहीं किया था। 2014 में एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने क्रैक किया था, एक दो लोगों ने क्रैक किया था। तो फिर उस टाइम लगता था कि यार एग्जाम बहुत डिफिकल्ट तो नहीं पड़ेगा। फिर लगा चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फॉर्चुनेटली एक साल तैयारी की, क्योंकि जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, तो एक साल लग गया मुझे सिलेबस मैनेज करने में। और फिर जब मेंस एग्जाम का टाइम आया, जैसे आप बता रहे थे कि सिलेबस चेंज हुआ था, तो मैंने जब 2016 में ये एग्जाम दिया था तो मेरी रिजर्व लिस्ट में रैंक आई थी। तो उसमें मुझे बीआरओ मिला था, वो भी काफी दिन बाद मिला था, उसका सिलेक्शन कॉल लेटर काफी दिन बाद आया। तो उसके बाद 2017 में एक हमारे लिए एक आप बोल सकते बून ही था कि जो कन्वेंशनल पार्ट था वो एक अलग से मेंस पेपर में आ गया था और उसका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जो प्रैक्टिस एलिमेंट जो मैंने आपको बताया वो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज हो गया। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप श्योर शॉट यू विल गेट थ्रू एंड विद वेरी गुड रैंक। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव का फिर उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गया था। दो जनरल स्टडीज वाज कंप्लीटली चेंज, बट क्योंकि उस साल सबके लिए सब कुछ नया था तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आए किसी के भी मार्क्स में। 108, 120 इस तरीके के रेंज में मार्क्स आए थे। अब तो काफी ज्यादा स्कोर आने लगा है। मैं अभी देखता हूँ जो मेरे जूनियर्स हैं उनसे पूछो तो बोलते हैं 120 से तो कम किसी का नहीं आता। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड इज राइजिंग ऑफ ऑल द एग्जाम्स। बट वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने की मैंने कोशिश की और उसको मैनेजेबल बनाने की कोशिश की, और उस तरीके से एक रोड प्लान मिल गया मुझे। बहुत सही सर। मतलब वही है आपका लगता है सक्सेस मंत्रा जो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी बड़ी चीज दिखे उसको छोटे पार्ट में कर दो, छोटी छोटी, धीरे धीरे बिल्कुल। आप कोई भी चीज देखिए, आप नेचर में भी कोई भी चीज देखिए, कोई भी चीज, बड़े से बड़ा पहाड़ जब टूटता है या एसिमिलेट होता है तो वो धीरे धीरे ही होता है और पीस बाय पीस होता है। कोई भी चीज, इट्स नथिंग इज सडन एज सच। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स, और उस तरीके से ही मैनेज करनी होती है चीजों।
पर ये बहुत अच्छा चीज, पर ना हमारे जैसे कुछ कॉमन स्टूडेंट्स हैं, कॉमन जो एवरेज टाइप के रहते हैं, उनको ना एक फोकस करने में, कंसिस्टेंसी रखने में बड़ी मुश्किल आती है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप कॉलेज में किए होंगे तभी आपका थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ होगा, है ना, तब आप बाद में भी उस चीज को कर पाए। कैसे, मतलब ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाए कि आप कॉलेज में भी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी कर रहे हैं? आपका कैसा रहा करता था शेड्यूल, मतलब आप जब तैयारी करते थे? मैं आपको अगर ये बताऊं कि कॉलेज में तो आप जानते ही हैं कोई डिफरेंस नहीं होता किसी कॉलेज में। मैं तो क्योंकि कम्यूटर था तो भिलाई से डेली रायपुर जाना और डेली रायपुर से वापस आना, तो मेरा कम से कम दिन का 12 घंटा तो कॉलेज में और ट्रेन में खराब हो जाता था। उसके बाद जो समय बचता था उसके बाद हिम्मत नहीं होती थी, आदमी आके बस खाना खाता था और सोता था, वो रूटीन थी। एग्जाम के टाइम पे हम लोग कुछ दिन जैसे सब जगह होता है छुट्टी मार देते हैं, फिर एक बंदा बैठ के सबको पढ़ाता है। और इसमें मेरा एक बहुत होशियार दोस्त है, एक कुणाल, मैं नाम लूंगा उसका क्योंकि ही डिजर्व नेमिंग, कुणाल सिंह करके एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त था जो सब 10 लोगों को बिठा के वो पढ़ाता था। तो वो एक बहुत वैसा टाइम था कि उस टाइम हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे, और उस टाइम कॉलेज के एग्जाम तो इतने बड़े भी नहीं लगते थे, ऐसा लगता था कि चलो यार कुणाल तो पढ़ा ही देगा लास्ट में। एंड इनफैक्ट कुणाल अच्छा पढ़ा भी देता था और बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे कॉलेज में। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं कोल इंडिया में आया, करूंगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे आप लोग, मतलब ये आप भी नॉर्मल स्टूडेंट है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं कि एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकदम दिन भर पढ़ते रहते थे, क्योंकि ये मेरे को अपने पुराने दिन की याद आ गई और कई लोगों को यहाँ पर भी आई होगी कि वही होता है, हर उसमें एक ही चीज होती है कि आखिरी दिन सब लोग बांट लिए रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, यही होता है। तो थैंक यू सो मच ये मेमोरी शेयर करने के लिए। आगे बताइए सर। तो जब मैं कोल इंडिया में आया तो वहाँ इंस्पिरेशन अलग था, क्योंकि मैं रेलवेज का सुनता था। वहां पे मेरे से पहले 2 लोग जो मेरी पोस्ट पे आए थे, 2 लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक कर चुके थे, एंड मेरी उनसे रेगुलर बात होती थी। दे यूज्ड टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, उनका जॉब कैसा है। वो बताते थे कि इंस्पेक्शंस 40-40 कॉन्ट्रैक्ट्स वो मैनेज करते हैं, एंड 40-40 वर्क्स वो मैनेज करते हैं। इसके अलावा हर तरीके के काम, चाहे वो रेलवे के काम, मतलब पीवे के काम हो या फिर वर्क्स के काम हो, हर तरीके के काम वो मैनेज करते हैं। और रेलवे के काम बहुत डाइवर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल रोड और बिल्डिंग बनानी है, नए नए तरीके के काम जो आपको सिविल इंजीनियरिंग में शायद कहीं दूसरी जगह देखने को ना मिले। और एक ही इंजीनियर होता है जो सबको मैनेज करता है। दूसरी बात, आपके अंडर में कम से कम 550-600 का स्टाफ होता है जिनको आपको मैनेज करना है, जिनको आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक बहुत अच्छी हायरार्की है। तो वो उस चीज से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ कि भाई ये मुझे चाहिए, कि दिस इज व्हाट आई वांट, यहाँ मुझे काम करना है। तो उस टाइम पे बिल्कुल वही था, हर दिन रात को बस यही देखता था कि मेरे को उनके जैसा जॉब करनी है, उनके जैसे। ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ भी उनकी बहुत अच्छी थी, बहुत बड़ा बंगलो मिला हुआ था, वो सब दोज आल्सो आर इंस्पिरेशन, नो डाउट। बट मेरे लिए ज्यादा बड़ा इंस्पिरेशन वर्क प्रोफाइल था उनकी, एंड वो बहुत ज्यादा वर्क किया मेरे लिए। और हर रात जब मैं सोता था वो सोच के सोता था, हर सुबह जब उठता था तो वही सोच के उठता था। इसलिए ऐसा लगता था कि कोई भी एक सिंगल टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर 1 बजे पढ़ने बैठना है तो फिर तुरंत दिमाग में आ जाता था कि यहाँ पे रहना है कि वहां पे जाना है, बस ये चीज। 7 बजे बिल्कुल वो ऑटोमेटिकली क्लॉक जो है सेट हो जाती थी, और वो चीज मेरे लिए शायद हेल्प की। और इस तरीके की इंस्पिरेशन आपको खोजनी पड़ेगी, वो जनरली हर इंसान के लिए अलग होती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हो। हर इंसान की इंस्पिरेशन अलग होती है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आती है वो। जनरली वो आप दूसरे के एक्सपीरियंसेस से कभी मोटिवेट नहीं हो पाएंगे शायद, बट आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है वो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करेगा। सर बहुत सही, क्योंकि कई लोग ना यहाँ पे स्टूडेंट्स ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से आए, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ उसके जितना, या वो मेरे से क्यों आगे निकल गया है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन में लगे रहते हैं। ये इंटरेक्शन इसीलिए है, स्टूडेंट्स को भी यही बताना चाहते हैं, ये इंटरेक्शन है ही इसलिए कि आप ढूंढ सको कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, है ना। इन जैसे टॉपर्स से आप बात करते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि सबका क्या क्या पर्सपेक्टिव होता है। वैसे ही सर मुझे भी बहुत कुछ जानने के लिए मिल रहा है आपसे। आप मेरे को सबसे पहले ये बता सकते हैं कि जैसे अगर कोई सिविल ब्रांच वाला अगर कोई ज्वाइन करता है
रेलवेज को, तो उसका क्या प्रोफाइल रहता है, उसको क्या क्या चीजों को देखना पड़ता है, क्या वो आप अपने ट्रेनिंग के पार्ट से शुरू करके बताइए। देखिए ट्रेनिंग तो बेसिकली दोबारा आप एक प्रकार से कॉलेज वाली लाइफ में चले गए हैं, वैसा होता है। ट्रेनिंग इज द मोस्ट एंजॉइंग पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे क्योंकि आप सीखते तो हो ही हो, नो डाउट। और इंडिया के जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ना, बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट लोग नेचर वाइज और पर्सनालिटी वाइज वो आपको मिलते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में। और हर तरीके की फैसिलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो और कल्चरल वगैरह सब कुछ, जैसे कॉलेज में एक एनवायरनमेंट होता है उससे भी बहुत ज्यादा बेटर। मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी इतना ज्यादा फोकस होता है कि हर इंसान सारी चीजें सीख जाता है। मैं जब रेलवे ज्वाइन किया था मेरे को स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता था, मैंने धीरे धीरे स्क्वॉश सीख लिया, मैंने धीरे धीरे टेबल टेनिस सीख ली, बैडमिंटन अच्छे से खेलना सीख गया, क्रिकेट वगैरह तो खैर खेलते ही थे पहले भी। बट दीज ऑल थिंग्स आप अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट और रखते हैं, आप गिटार सीख जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे लड़के होते हैं जिनमें इस तरह के टैलेंट होते हैं। मतलब हर तरीके के आपको वहां पे बच्चे मिलते हैं, हर तरीके के कैंडिडेट्स मिलते हैं। तो वो एक बहुत, दूसरी बात यह है कि जब आपकी फील्ड ट्रेनिंग चलती है तो उसमें नो डाउट आप फील्ड ट्रेनिंग तो करते ही हो, बट उसके साथ आपको पूरा इंडिया घूमने का मौका मिल जाता है। अलग अलग जगह आपकी ट्रेनिंग्स लगाई जाती है। और दो हम उतना घूम नहीं पाए बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, बट स्टिल जितना पीरियड लॉकडाउन नहीं था उस टाइम में हमने काफी काफी भारत दर्शन किया है। तो वो एक बहुत एंजॉइंग पार्ट होता है ट्रेनिंग का। फिर जब आप रेगुलर जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको लगता है कि आप अचानक से इतने सारे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके अंडर में 500 550 लोग काम कर रहे हैं। वो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है बिकॉज आपको सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक बहुत हाई हायरार्की में एक बहुत ऊपर की पोजीशन पे आप आ जाते हैं। इसके साथ दिन भर आप बिजी होते हैं, कोई ना कोई, जैसे मैंने आपको बताया मेरे अंडर में अभी 42 एग्रीमेंट्स टोटल चल रहे हैं, 42 वर्क एग्रीमेंट्स। तो वो अपने आप में उनको मैनेज करना, रिसोर्सेस मैनेज करना, मैन पावर मैनेज करना, ये सारी चीजें, ब्लॉक जैसे रेलवे में ब्लॉक्स में काम होता है, ब्लॉक्स प्लान करना, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है और मजा आता है। किसी भी दिन का काम पिछले दिन से अलग होता है और दैट इज व्हाट आई वांटेड इन माय जॉब, कि रूटीन ना आ जाए किसी चीज में, हर दिन कुछ नया हो। और रेलवे मुझे वो प्रोवाइड करती है, दैट इज व्हाई आई एंजॉय दिस जॉब। दिन से इसके अलावा मैं दिन भर बिजी होता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वर्कलोड ज्यादा होता है यहाँ पे, सब कुछ बिल्कुल टाइम लिमिट होती है, डेडलाइंस होती हैं, उसमें करना जरूरी होता है। तो वो सब एस्पेक्ट्स इस जॉब के बहुत अच्छे हैं। तो सर जैसे अगर मैं एक सिविल ब्रांच का हूँ और मैं आता हूँ तो मेरे को हाँ। सिविल रिलेटेड काम ही मिलते हैं कि मैकेनिकल वाले भी करने पड़ते हैं, किस टाइप का मतलब रहता है आपको, किस टाइप के अभी देखिए, अभी इज इट ऑल रिलेटेड अभी टू टेक्निकल या मैनेजरियल, क्या रहता है ये सब? मुझे जो ऐसा लगता है कि अभी जब से मैं आया हूँ मैंने अपना कोई भी टेक्निकल नॉलेज ऐसा यूज नहीं किया है, क्योंकि टेक्निकल आपके नीचे जैसे हमारे एसएससीज होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, दे आर फार मोर नॉलेजेबल एज फार एज टेक्निकल थिंग्स आर कंसर्न। और हमको बस उनको मैनेज करना होता है। इट्स प्योरली आई कांट से दैट इट इज प्योरली मैनेजरियल जॉब, बट 90% मैनेजरियल जॉब और 10% टेक्निकल जॉब है। यानी कि अगर सामने वाला कुछ प्रपोज कर रहा है टेक्निकली, यू जस्ट हैव टू चेक इट, अदरवाइज वही रिसोर्सेस और मैन पावर, मशीनरी, मैन पावर एंड जो रिसोर्सेस होते हैं उनको मैनेज करना, ये हमारे स्टेज में काम होता है। बहुत सही सर। तो वही है मतलब जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है उसको ये बात पता रहनी चाहिए कि आप अगर सिविल ब्रांच के हैं और आते हैं तो आपको मोस्टली मैनेजेरियल जॉब ही करना पड़ेगा। क्या है ना सर, कई लोगों का इंटरेस्ट अलग रहता है, वो किसी और फील्ड में आ जाते हैं, कुछ लोगों को टेक्निकल बहुत पसंद रहता है, तो उन लोगों के लिए इसरो, बार्क या जो भी ऐसे साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा बेटर रहती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। और जहां तक रही बात सर, जो भी पर्क रहता है, ये जो बाहरी जो दिखता है लोगों को, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए ताकि एस्पिरेंट्स हमारे खुश हो जाएं उस चीज से कि क्या क्या मिलता है इस जॉब में जाने के बाद, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पीएसयू एंड अ प्राइवेट वन और अदर थिंग्स दैट वी कैन कंपेयर। या